नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, यूएन के बाद अब ब्रिटेन ने भी दिया तेहरान को झटका। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 70 संगठनों और लोगों पर लगाया बैन। संयुक्त राष्ट्र के बाद अब ब्रिटेन ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर पानी फेर दिया है। ब्रिटेन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 70 संगठनों और लोगों पर बैन लगा दिया। पाकिस्तान और पीसीबी ने आखिरकार हार मान ली। टीम इंडिया को अब एशिया कप की ट्रॉफी मिल गई है। अब तक अपनी एज में रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी हेकड़ी निकल गई है। पता चला है कि एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल की ओर से यूएई क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप की ट्रॉफी दे दी गई। जल्द ही इसे बीसीसीआई को दे दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को ही 5 विकेट से हराकर 28 सितंबर को इस खिताब पर कब्जा किया था। 6 मौतों से दहला यूपी का बहराइच जिला। शख्स ने 2 किशोरों को गड़ासे से काटा, फिर परिवार समेत खुद को लगा लिया आग। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बुधवार को दिल दहला देने वाले अपराध की घटना सामने आई। बहराइच का निंदुपुरवा टेपरहा गांव सुबह 6 लोगों की मौत से दहल गया। जानकारी के मुताबिक एक शख्स ने पहले 2 नाबालिग लड़की की गड़ासे से वार करके हत्या कर दी और फिर अपने घर जाकर खुद को और परिवार को आग लगा दी। यहाँ सभी की जिंदा जलकर मौत हो गई। फिर दिखेगा रांझड़ा सा जादू। धनुष के साथ जम रही कृति सेनन की जोड़ी। टीजर के बाद चर्चा में है ये लव स्टोरी। साउथ सुपरस्टार धनुष एक बार फिर पर्दे पर आशिकी करते नजर आने वाले हैं। रांझना के बाद एक बार फिर अपनी फिल्म तेरे इश्क में के टीजर रिलीज होते ही सुर्खियां बटोरने लगे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था की सराहना की। एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक 2023 में यूपी में सांप्रदायिक एवं धार्मिक दंगों की संख्या 0 रही। योगी से पहले यूपी में ऐसा कभी नहीं हुआ। यही नहीं, पूरे देश के मुकाबले यूपी में अपराध 1/4 कम है। देश के सबसे बड़े राज्य में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम रहा। 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से रचाई शादी। सुहागरात के बाद अचानक मौत, परिजनों ने रोका अंतिम संस्कार। संगरू राम पिछले कुछ दिनों से दूसरी शादी करने की बात कर रहे थे। गांव के लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं माने। सोमवार को उन्होंने 35 वर्षीय मनभावती से कोर्ट मैरिज करने के बाद मंदिर में शादी रचाई। बरेली हिंसा को लेकर जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक बरेली हिंसा की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। दरअसल तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के लेटर हेड पर 25 सितंबर को एक अपील जारी की गई। इस अपील में साफ साफ लिखा है कि इस्लामिया इंटर कॉलेज की परमिशन शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है और इसी कारण मौलाना तौकीर रजा ज्ञापन खुद सौंपे। घर में चल रही थी शादी की तैयारी और मौसी भांजे की हो गई मौत। सोते समय सांप ने डसा। मुंबई में खौफनाक घटना। मुंबई के डोंबिवली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मौसी के साथ सो रही प्राणवी को सांप ने काट लिया। वह नहीं बता पाई कि उसे क्या हुआ है और क्यों रो रही है। इसके कुछ ही देर में मौसी को भी सांप ने डस लिया। पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर में 12 साल पहले अपने मालकिन के घर आभूषणों की लूट को अंजाम देने के बाद नौकर फरार हो गया था। आरोपी नौकर को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बिहार के जमुई जिला निवासी 32 वर्षीय गौतम यादव को 30 सितंबर को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। क्या सच में दिल्ली पुलिस ने डिलीवरी बॉय को पीटा? वायरल दावे पर आया पुलिस का वर्जन सामने। एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि 2 पुलिस वाले जोमेटो के डिलीवरी बॉय को घसीट और पीट रहे हैं, मगर अब उस पर पुलिस वालों का बयान सामने आ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को साउथ दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में पहुंचे। यहां महाअष्टमी के अवसर पर उन्होंने सीआर पार्क स्थित मां दुर्गा पांडाल का दौरा किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच देवी की आराधना भी की। पीएम मोदी ने क्षेत्र के प्रतिष्ठित कालीबाड़ी में आरती भी की। उन्होंने पारंपरिक बंगाली संस्कृति के अनुसार आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने आई लव मोहम्मद जैसे नारों और पोस्टर्स पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को घोर अन्याय और चिंताजनक बताया। उन्होंने इन कार्रवाइयों की कठोर शब्दों में निंदा की। मौलाना मदनी ने कहा कि हम मुसलमान पैगंबर मोहम्मद से प्रेम, आज्ञा पालन और अनुसरण के परिणाम स्वरूप की अल्लाह की खुशी हासिल करते हैं। अगर अल्लाह की प्रेम दृष्टि हमें प्राप्त होती है तो वह केवल पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से ही प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर शहर में आयोजित विभिन्न गरबा महोत्सव कार्यक्रमों में मंगलवार देर रात सम्मिलित हुए। कार्यक्रमों में पहुंचते ही उपस्थित नागरिकों और श्रद्धालुओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया। श्री महाकाल यूथ क्लब द्वारा आयोजित गरबा उत्सव में उन्होंने ऐलान किया कि दीपावली की भाई दूज से लाडली बहनों को प्रतिमाह 1500 रुपए की राशि प्रतिमाह उनके खातों में अंतरित की जाए। जबलपुर में इंदौर जैसा भीषण हादसा हुआ। यहाँ एक बेकाबू बस कई वाहनों को टक्कर मारते हुए दुर्गा पांडाल में जा घुसी। तेज रफ्तार बस ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई, जबकि 20 लोगों के घायल होने की खबर है। यह हादसा सिहोरा थाना क्षेत्र के गोरी तिराहे के पास हुआ। मध्य प्रदेश के 27 अवैध मदरसों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां मदरसों में 500 से ज्यादा हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाने और इस्लाम अपनाने के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया।
इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के कथित धर्मांतरण रैकेट पर राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र के सुरली कल्याणपुरा गांव में मंगलवार शाम को 5 फीट चौड़ा और लगभग 3 फीट लंबा चमगादड़ दिखाई देने से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। ऐसे में भीलवाड़ा वन विभाग के DFO गौरव गर्ग ने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा चमगादड़ पाया जाता है, यह इंसानों के लिए खतरनाक नहीं। घर के पानी के टैंक में डूबने से महिला की मौत, सुबह उठने पर नहीं मिली तो की तलाश, टैंक में मिला शव। सतना जिले के नागोद में महिला सुधा अग्रवाल का शव घर के पानी के टैंक से बरामद हुआ। वह लंबे समय से मानसिक तनाव और बीमारी से जूझ रही थी। परिजनों ने इलाज की पुष्टि की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मानते हुए जांच शुरू। मां की दवा लेकर घर लौट रहे युवक को ट्रक ने कुचला, सर के चीथड़े उड़े, भागा चालक। युवक मंगलवार को सुशीला तिवारी अस्पताल से अपनी मां की दवा लेकर बाइक पर घर लौट रहा था। रामपुर रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मारकर उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि उसके सर के चीथड़े उड़ गए। 200 साल पुराने एक श्राप से पार पाने के लिए यहाँ साड़ी पहनकर गरबा करते हैं पुरुष। साड़ियां पहने पुरुष साड़ुमाना गरबा नामक परंपरा में गरबा करते हैं, जो भक्ति, तपस्या और एक श्राप की प्राचीन कथा से जुड़ा है। इस अनोखे गरबे को कैद करने वाली एक इंस्टाग्राम रील वायरल हुई, जिससे पूरे भारत का ध्यान खींचा। भारत के लोकतंत्र में चुनाव कैसे होते हैं, एक अध्यापक ने अपनी क्लास के सभी छात्रों को बताया। न सिर्फ बताया बल्कि इस पूरे प्रोसेस को क्लास में करवाया। इसके लिए अध्यापक ने क्लासरूम में मॉक चुनाव करवाया। चुनाव के लिए 4 छात्रों को कैंडिडेट बनाया और बाकी बच्चों को मतदाता बनाया। क्लास में चुनाव प्रक्रिया का पूरा सिस्टम तैयार किया गया और खास बात यह है कि यह क्लास में चुनाव पर्ची से वोट डालकर हुआ। इसके लिए क्लास में ही एक पोलिंग बूथ तैयार किया गया। क्लास में हुई इस पूरी चुनाव प्रक्रिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस शिक्षक की जमकर तारीफ कर रहे हैं। 75 साल के बुजुर्ग दादा और 35 साल की महिला दोनों ने एक दूसरे से शादी रचाई, लेकिन सुहागरात के अगले ही दिन बुजुर्ग की रहस्यमयी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सामने आए इस मामले ने सबको हैरान कर दिया है। पड़ोसी सख्ते में हैं, गांव वाले चर्चा कर रहे हैं। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर 75 साल की उम्र में दादा को शादी करने की क्या जरूरत थी, और वो भी अपनी उम्र से आधी उम्र की महिला से। और अगर सब हो भी गया तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बुजुर्ग की सुहागरात के अगले ही दिन मौत हो गई? तो इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल ये मामला जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुचमुच गांव का है। यहाँ के रहने वाले संगरू राम, जिनकी उम्र 75 साल थी, उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया था। संतानहीन संगरू राम अकेले खेती बाड़ी संभाल रहे थे। परिवार वालों ने उन्हें दोबारा शादी ना करने की सलाह दी थी, लेकिन संगरू राम किसी की भी नहीं सुन रहे थे। आखिरकार 29 सितंबर को उन्होंने जलालपुर क्षेत्र की रहने वाली मन भावती, जिसकी उम्र 35 साल थी, उसके साथ पहले कोर्ट मैरिज की, फिर मंदिर में 7 फेरे लिए। मन भावती पहले से ही शादीशुदा थी, उसके बच्चे भी थे। वहीं जब मन भावती से पूछा गया कि उन्होंने शादी क्यों की, तो उसने बताया कि संगरू राम ने उससे कहा था कि तुम मेरा घर संभाल लेना और बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। संगरू राम की पत्नी कहती है कि शादी के बाद हम रात में देर तक बातें कर रहे थे। सुबह उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मन भावती के लिए शादी का जश्न पल भर में अब मातम में तब्दील हो गया है। क्या नाम है आपका और कब आप लोग की शादी हुई, कैसे पूरी घटना हुई? ये मन भावती नाम होगा। जैसे शादी काल कोर्ट से भइल है, तो इनसे पूछे का हम खुशी होगा, हम अपन करते हम एक रोटी के मनोइया ना है। कहाँ तार खुशी, कहाँ हमार खुशी है। कहन के लड़का कई ठन बताएं, कहाँ हम कहन के लड़का कई ठन, तो हम देखभाल करब हम के लड़कन के। हाँ, अगला कहाँ कि कैसे तू देखभाल पुरानिया हो गया है, कहाँ हम कुल करब उनका। हम पैसा कौड़ी धरे इनके लड़किन के नाम जमा कर दे, पैसा कौड़ी 1 लाख रुपया। जब तक हम जियब तब तक करब। साझे हमसे बोलन बतियान है, हमारे समझाए, हम बैठी रहे लगे, बात भी कहने हैं, कुछ जौन रहा कुछ बताया ना कुल हमसे। ताना देखा और कुल हम रोए लगली, कहतन कि टेंशन कौनो बात के जिन करा हम है ही ना तुम्हें विदा। तो देखें ताकन कोई बातचीत भइल है, साझे खाना बनल है, खाएन है। अलकुल हमारी तबीयत ना सही रहा, हमके हम न खाना खा लेते हूँ, तो ठीक है खा लेते ही। तब बिल्कुल नमकीन खाए न, थोड़ा न खाए ना। तब
फिर कहने की लड़की बहनी के लेके जा अंदर तो सूझ जा, हम दूठो लड़का लेके हम बाहर सूझ जाते ही सुतना है सवेरे बल्कि हमने एक जगाए न उठ के अपन जगाए न कहना कि बिट्टी उठा उजियार हो गया लोग तो उठ के अपन गन बाहर भीतर का कहना हम बाहर आए हैं, बाहर से का आया तब तक था बैठा रहना कुछ टाइम तक बैठा रहने है बल्कि चाची आई न तो इनसे बोलन बतियाए न सवेरे कहा ना भाई सब सुतल हो बजल थी जगाई थे अब न लोगन के हम आए दूध बढ़ाए है ताके न हमें दूध 3 दिन तक न है हम काली रहती है बल्कि हम बर्तन सर्तन माजत रहे तो कहा रहा था सवेरे बर्तन माजा हमें 2-3 बाल्टी पानी लिया एक दिन बल्कि कहना सवेरे काथा मंगा देगा वैसे बर्तन माज लिया हम बर्तन बल्कि धोए तो अपने लिया के उठाई धोई नहीं ये कुल बात हो भैया है ना सवेरे के ताके न कि हमें ना तन के तबीयत फिर हम सवेरे उनके खाना खा लिया बर्तन माज ली तब बल्कि ने इनकर मुड़िया तन के तक थोड़ा पूरी लेटा रहना है चाची आई ने के वाल कहा दुल्हन देखा इनका कैसे मुड़िया थी अब हमके कहाँ अबई था उनके लगा सावत है कहा था नहीं देखा तो हमारे ननकिन दोनों उठाओ तरी ना हम आए उठा के लटाए हैं तब एक बाद हम फ़ोन करे भैया का नाम उनका भैया का नाम बना आज़ाद के बल्कुल आज़ाद के फ़ोन करे हमको भाई कहाँ है कहा था का भल हमको भाई लेटल है कहा था हाँ भाई सुतल हमको बहुत जल्दी आवा कहन बतिया कहा हम काली तबीयत खराब हो गई कहन के कर हमके दादा का आवा जल्दी से कहता रुका हम आवत है आई ना बल्कि न मुँह धोआए उनका मुँह धोआए है हाथ तेल बल्कि तन के साथ हम घाव लगा फूट गया रहा तेल गर्म करके लगाए हैं ये तक थमक लग रहा मुँह से धोआ के बल्कि कहते जल्दी डॉक्टर को बुलाओ भैया तो कहता रुका बुलावती तू घबराए जी न बुलावत ही न तो बुलाए न डॉक्टर कहने की जब ना बोलत हैं तो हम एक दवाई न दे तू कत्तो ले जा तब हमको भैया बुलावा कहता रुका टेम्पू मंगाना टेम्पू से कहने न बैठ पाएंगे तब अब थोड़ा गाड़ी मंगाना सनकी वाली कहता चला हमको चला लिखा के गए वहाँ लिखा पड़ी कुल भायल है कुल अतुआ पानी सानी बोतल लगल है वहाँ लगल है फिर मशीन में वहाँ ले गए हैं सांस खाली जैसे सांस लेते रहने कुछ बोल ना पाए बोले भी तो कोशिश कहने बाकी बोल पे ना कहने। कितने बच्चे हैं आपके? 3 थे भैया। 3 बच्चे लेकर के आए हैं। अच्छा आपसे जैसे एक बात बताएं अब शादी से पहले आपको बताया था खेत बाड़ी कितनी है या फिर कल रात को बातचीत क्या हुई थी आप दोनों के बीच में? कल तो उसको खुल के बताएं। हाँ खेत कल बाड़ी कितना इनके पास है कुछ बताया खेत बाड़ी जैसे बता न हमरे देखा तना खेत हो उहूँ बात करे रहे निहूँ बात करे रहे कि हम तोरे नाम जगह जमीन हमारे देखा तना हो गए इतना कुल हमारा अगवारे पिछवारे हम तोरे नाम कह देबे पूरा नाम कह देब हमारे खाली हमें एक रोटी से ज़रूरत हुए जब ले हम जियब तब ले हमारी सेवा करे तू एक बाद तोहार कुल है ये हुए। जैसे पति पत्नी का संबंध है तो भाई एक साथ लोग रहते हैं तो कल क्या दिक्कत आ गई मतलब एक साथ आप लोग? भैया कोनो दिक्कत ना रही काल वहाँ से खुश तरह ना बोलूँ बतिया ना कुछ कोनो दिक्कत ना बल्कि हम अपन लगे बैठान कुर्सी में बैठा लाली तक सब बात करें ना बल्कि हम सुतल लाली कहतन कि ये रहा था सुत के बाहर हो गए ये दिन सुता तू जा बिट्टी लगे बाहर सूझ जा और अंदर सूझ जा कल दुकान हाँ लड़कन देखे लेके हम सुता था और तू जा सूझ जा हमके नहीं ज़्यादा हम यहीं ले कहता नहीं मने आवा रोड पर के घर मने आवा जावा करत है तो बल्कि कबाड़ी खुले रहा है। क्या कल सुबह भी इनकी तबीयत थोड़ा खराब कुछ लग रही थी या रात कुछ ना तो एकदम सही रहना भैया ठीक ठाक रहना कुछ ना भरा आपको शंका क्या लग रही है किस बात की शंका लग रही है? हमें कुछ ना था हमको हम सोचा था कि दिन रात एक बोलन बतियान ठीक ठाक रहना इनके सवेरे हो ही का गल जल्दी बहने तो फ़ोन करके बुलाए भैया तक लेके गई ना साथे साथे कौनो इनके दिक्कत बीमारी कुछ ना बल्कि हमें इस कहना है कि तुम्हारी तबीयत ना ठीक हो का हम काली हाँ हमारे चलती दुकान दवाई घर पे आया गया किसी से मिले जुले कल शाम को? हाँ कोई घर पे आया हुआ था किसी से मिले जुले थे? हाँ तो 2-3 जने आ रहे बोलन बतियान उनसे हाँ बोलन बतियान फिर एक बाद भैया दुकान बंद कही ना तो उन्होंने 1 घंटा तक रहना 12 बजे संझा 11:30 का 12 बजे से गई ना बल्कि कहना दुल्हन पानी पिया देना के लिया के हमारे पानी नहीं दिले पिए ना उन्होंने पियन फिर खाली मीठा ले आए ले जा घरे बाढ़ दिया सबके कहा था नहीं तो मेरा रहा था सवेरे हम ले जा मीठा। कुछ थाने में तहरीर वरीर दी है आपने? हाँ तहरीर दी है थाने में कोई एप्लीकेशन दिया है कि नहीं दिया है? कुल भाला कैसे थाने पे थाने होने पे कुछ कंप्लेन की है कि नहीं कुछ ना करे इधर तना कुछ करे भैया ओकर जरूरत समझ में आवत बा कि ना थाने पे गईले जरूरत जांच उच करावे चाहत हिन कि कैसे कराल वैसे भैया हम उगे तो कहा हम तो कौना तो ना भैया जांच उच कल हम ना कोनो दिक्कत हुए। वहीं इस पूरे मामले के बाद पूरे गांव में इसी के किस्से की गूंज है। चौपाल से लेकर खेत खलिहानों तक बस इसी घटना की चर्चा हो रही है
कोई इसे किस्मत का खेल बता रहा है तो कोई पत्नी पर शक जता रहा है। और इस मामले में नया मोड़ भी तब आया जब संगरू राम के दिल्ली में रह रहे भतीजे को खबर मिली। उन्होंने गांव आकर फिलहाल अंतिम संस्कार रोक दिया। उनका कहना है कि उनकी मौजूदगी के बिना चिता नहीं जलेगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये मामला पुलिस के पास जाएगा और पोस्टमार्टम कराया जाएगा, या बस एक दुखद हादसा मानकर लोग इसे भूल जाएंगे। फिलीपींस में भूकंप से भारी तबाही मच गई है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें ढह गई और इस बीच 3 दर्जन के करीब लोगों की जान चली गई। वहीं धरती के कांपने से भारी नुकसान के साथ हताहतों की खबर भी सामने आई है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि फिलीपींस में आए इस आपदा से कहां कितना नुकसान हुआ और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दरअसल फिलीपींस में भूकंप मंगलवार 30 सितंबर को आया और इसकी तीव्रता 6.9 थी। यह इतना शक्तिशाली था कि देश के कई हिस्सों में तबाही मचा गया। तेज झटके के कारण कई बिल्डिंग्स गिर गए। गिरने वाली बिल्डिंग्स में खासकर पुरानी संरचनाएं वाली इमारतें शामिल हैं, जो पूरी तरह से ढह गई। वहीं इमारतों के ढहने से कई लोग मलबे में दब गए हैं, जबकि इस बीच कम से कम 27 लोगों की जानें चली गई। केवल इतना ही नहीं, जब लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए तब ऑफिस में काम कर रहे लोग घबरा गए और फिर उनके बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि वे सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। कुछ ऐसा ही हाल घरों में रहने वाले लोगों का भी था, लेकिन कुछ लोग हादसे का शिकार हो गए। वहीं फिलीपींस के आपदा प्रबंधक अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जो लोग मलबे में फंसे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए बचाव टीमें दिन रात काम कर रही हैं। आपको बता दें कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनको नजदीकी अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। चेन्नई से इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण स्थल पर मंगलवार को एक भीषण हादसा हो गया। करीब 30 फीट ऊंचाई से गिरा आर्च मजदूरों पर आ गिरा। इस दर्दनाक हादसे में 9 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई और कम से कम 10 लोग घायल हैं। सूत्रों के मुताबिक हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कई मजदूर मलबे में दब गए, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घायलों को तुरंत नॉर्थ चेन्नई के स्टेनली सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक मजदूर की हालत बेहद नाजुक है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। अवाडी पुलिस आयुक्त ने बताया कि इमारत के ढहने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल जांच जारी है। गौरतलब है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। फरवरी में भी मैदुरै के मुट्टुटवानी बस स्टैंड पर स्थित प्रतिष्ठित आर्च के गिरने से बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें एक अर्थ मूवर चालक की मौत हो गई थी और ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस बार का हादसा 1981 में एमजी रामचंद्रन के शासनकाल में बने आर्च से जुड़ा है, जिसे अब सड़क विस्तार कार्य के कारण हटाया जा रहा था, लेकिन अचानक संरचना गिर गई और कई मासूमों की जानें चली गई। चेन्नई का यह हादसा एक बार फिर निर्माण कार्यों में लापरवाही और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल पुलिस जांच और बचाव अभियान जारी है। Actually, today we had an unfortunate incident of an under construction thermal power plant, SEZ, supercritical 2 into 660 NOR SEZ plant, which is being constructed. Our contractors are reputed BHEL Industries. There was a report of fall of steel arch. Actually, the coal which is being kept, that arch fell down, and 9 people have been brought dead. They fell down from a height of, and from the initial report
reports around 45 meters they fell down. They are all apparently initial inquiry says that somewhere in and around Assam. Some of their colleagues are with us. One person is injured and is stable. So we are taking care of them. That particular under construction plant, overall roughly around 3,700 workers are working. The safety officers and all the BHEL officials are also there. Our officials from that and the nearby plant, we have 3 more other plants nearby. They all there on the spot and doing recce of. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डायल 112 में कार्यरत टेलीकॉलर साक्षी वर्मा 29 अगस्त से रहस्यमय तरीके से लापता है। पुलिस लगातार तलाश में जुटी है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लखनऊ के बादशाह नगर निवासी और डायल 112 में टेलीकॉलर के पद पर कार्यरत साक्षी वर्मा के लापता हुए 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, जिससे उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में है। आपको बता दें, साक्षी बीते 30 अगस्त को अपने घर से निकली थी। उस समय घर में उनकी दादी उर्मिला देवी अकेले थी। बेटी के अचानक और रहस्यमय ढंग से लापता हो जाने के बाद से ही साक्षी की मां संगीता वर्मा और दादी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक साक्षी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि साक्षी की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए सचिन जायसवाल नाम के युवक से हुई थी और 30 अगस्त को वो उसी के साथ 1090 चौराहे के पास गई थी, जहां दोनों के बीच कथित तौर पर झगड़ा हुआ था। वहीं पुलिस की जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने 4 सितंबर को आरोपी सचिन को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से साक्षी का फोन भी बरामद हुआ था। लगातार प्रयासों के बावजूद पुलिस खाली हाथ है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मामला पुलिस के लिए एक बड़ी मिस्ट्री बन गया है। वहीं साक्षी की मां अब इस मामले की गुत्थी सुलझाने और पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और लूट का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन एक पुलिसकर्मी का ही इस तरह लापता होना महिला सुरक्षा और पुलिस तंत्र पर गंभीर सवाल उठाता है। दमोह से बड़ी और चिंता में डालने वाली खबर आ रही है, जहां एक दिन में आवारा कुत्तों ने 25 से ज्यादा लोगों को अपना निशाना बनाया है और इन लोगों में अधिकांश बच्चे हैं। दरअसल मंगलवार की दोपहर बाद से अचानक जिला अस्पताल में मरीजों का आना शुरू हुआ और इनमें अधिकांश मरीज कुत्तों के काटने वाले थे। एक एक कर आ रहे लोगों की संख्या बढ़ी तो हड़कंप मच गया और देर रात तक ये मरीज 25 के आसपास हो गए। आपको बता दें, इन दिनों नवरात्र चल रहे हैं और दिन और रात लोग सड़कों पर हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के साथ देवी दर्शन के लिए भी निकल रहे हैं और ऐसे में आवारा कुत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। शहर के फुटेरा वार्ड में एक ही कुत्ते ने 8 बच्चों को निशाना बनाया, जबकि सोबनागर धर्मपुरा बस स्टैंड सहित कॉलोनी के इलाकों में भी डॉग बाइट की घटना देखी गई। सिर्फ जिला अस्पताल में सुबह से लेकर शाम तक 20 मरीज पहुंचे, जबकि कई लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज कराया। शहर में बढ़ते कुत्तों के आतंक और एक दिन में सामने आए मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और लोग बच्चों को लेकर खास चिंतित हैं। हम लोग फुटेरा वार्ड नंबर गली नंबर फुटेरा वार्ड में गिरधारी मिट्टिया की गली से आए हैं। वहाँ पे एक कुत्ता है पागल, काला कलर का है, पतला सा छोटा सा, वो बच्चों को काट रहा है। अभी तक हम मतलब ये बच्चे को काटा, इसको काटा और इसके साथ 3-4 लोग और आए थे हमारे साथ, उनको भी काटा। सुबह से घूम रहा है लगभग वो, करीबन 10 से 12 लोगों को काट लिया। अभी कन्या जी ने जा रही 4 बालिकाओं के साथ, तो इसको काट दिया, एकदम झपट गया और यहाँ कमर में काट के और बाकी है। कहाँ की घटना है? बड़े पुल बगिया। कौन है कुत्ता? कैसे कलर का है? कौन कुत्ता कौन से कलर का है? काला है और उसके मतलब पूरे बाल झड़े हैं और भी लोगों को काट रहा है और बहुत बच्चों को काट रहा है। वो पूरा पागल था, पूरे दमों में घूम रहा है। मॉर्निंग में अभी तक 20 केस आ गए हैं डॉग बाइट के। अब ये नहीं पता कि एक ही डॉग ने काटा है या दूसरे डॉग। बच्चे आए? हाँ, फुटेरा मोहल्ले से जो पेशेंट आए हैं, 7 से 8 पेशेंट आए हैं और बाकी अपने दमों से।
दशहरा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस साल दशहरे का पर्व 2 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है। भारत के सभी राज्यों में इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आइए जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दशहरा मेला कहाँ लगता है। भारत का सबसे बड़ा दशहरा मेला छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में लगता है। यहाँ देवी काछिन बस्तर के राज परिवार को उत्सव शुरू करने की अनुमति देती है। जहाँ एक लड़की जिसे काछिन देवी माना जाता है, राज परिवार को कांटों के झूल पर झूलकर दशहरा मनाने की अनुमति देती है। बस्तर जिले में 600 साल से दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर दशहरा उत्सव 75 दिनों तक चलता है, जो भारत का सबसे लंबा दशहरा उत्सव माना गया है। इसके अलावा कोटा शहर में 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले में विश्व का सबसे ऊंचा रावण बनाया गया है, जिसकी लंबाई 215 फीट से बढ़कर 221 फीट हो गई है। 13,000 किलो वजनी और पूरे तरह से लोहे के स्ट्रक्चर से बने इस पुतले को 2 हाइड्रोलिक क्रेनों की मदद से खड़ा किया गया है, जिसके बाद इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसे बनाने में 44 लाख रुपए का खर्च आया है। इसके चेहरे को पहली बार फाइबर से तैयार किया गया है। ये विशालकाय रावण 5 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है और इसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। रावण का पुतला कोटा में पहली बार 3 दिन पहले खड़ा कर दिया गया। अब उम्मीद है कि दशहरा मैदान में बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो आपको बता दें कि सबसे पहले आता है रामलीला मैदान। ये दिल्ली के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मैदानों में से एक है। यहाँ मेला देखने के साथ साथ आप रामलीला का आयोजन भी देख सकते हैं। इसके अलावा रावण दहन भी यहाँ दशहरे के दिन देखने को मिलेगा। लोकेशन भी जान लीजिए, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, रामलीला मैदान, चांदनी चौक, नई दिल्ली। इसके अलावा बात करते हैं लाल किले की। लाल किला में इस वक्त लवकुश रामलीला का आयोजन हो रहा है। ऐसे में रामलीला देखने पहुंचे लोग मेले में घूमने का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ दशहरे के लिए रावण दहन का आयोजन भी होगा, इसलिए आप पहले मेला देखने पहुंचे और इसके बाद नजारा देखने के बाद तय कर सकते हैं कि दशहरा के दिन आना चाहिए या नहीं। इसके अलावा तीसरी लोकेशन है डीडीए ग्राउंड, पीतमपुरा। मेला देखने के लिए आप दिल्ली के पीतमपुरा में मौजूद डीडीए ग्राउंड भी जा सकते हैं। यहाँ आपको लाल किला और रामलीला मैदान के मुकाबले थोड़ी कम भीड़ मिलेगी, इसलिए यात्रा में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इन जगहों के अलावा आप मंडी हाउस में श्री राम भारतीय कला केंद्र और जनकपुरी में रामलीला मैदान में भी देखने जा सकते हैं। 1 अक्टूबर से देश में नियमों की एक लंबी लिस्ट बदलने जा रही है। अब ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये वो बदलाव हैं जो सीधे आपकी जेब, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी रोजमर्रा के फैसलों को प्रभावित करेंगे। सरकार ने कुछ नियमों में बड़े बदलाव करे हैं और हम आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने बदलाव नहीं समझे तो आने वाले दिनों में हो सकता है आपको भारी दिक्कत का सामना करना पड़े। सबसे पहले बात एलपीजी सिलेंडर की करें तो हर महीने की तरह इस बार भी 1 अक्टूबर को इसके दाम बदलेंगे। ऑयल कंपनियां कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में तो पहले से छेड़छाड़ कर रही थी। अब देखना है कि इस बार घरेलू सिलेंडर पर क्या फैसला होता है। आम आदमी के किचन का बजट फिर से बिगड़ सकता है। अब बात अगर रेलवे की करें तो इस बार रेलवे ने भी बड़ा दाम चला है। अब आरक्षण खुलने से शुरुआती 15 मिनट सिर्फ उन्हीं को टिकट मिलेगा जिनका आधार वेरिफिकेशन हुआ है। यानी आम जनता को पहले से तैयार रहना होगा, वरना ट्रेन भी छूटेगी और छुट्टी भी। यूपीआई यूजर्स के लिए भी एक बड़ी खबर है। अब आप 1 अक्टूबर से अपने किसी भी दोस्त या रिश्तेदार से सीधे पैसे नहीं मांग पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर अब बंद हो रहा है। सरकार का कहना है कि इससे फ्रॉड रुकेगा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आम लोगों की सहूलियत में भी कटौती होगी। हालांकि इसके साथ ही यूपीआई से अब 5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन छूट भी मिल रही है, लेकिन वो सिर्फ कुछ खास ट्रांजैक्शन में ही होगा। साथ ही यूपीआई ऑटो पे भी लागू हो रहा है, जिससे सब्सक्रिप्शन और बिल पेमेंट ऑटोमेटिक होंगे। हर ट्रांजैक्शन पर नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि डेटा और प्राइवेसी की गारंटी कौन देगा। पेंशन योजना यानी एनपीएस में भी सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। न्यूनतम योगदान अब 500 से बढ़कर 1000 तक कर दिया गया है। मतलब गरीब और मिडिल क्लास के लिए रिटायरमेंट प्लान और महंगा। एनपीएस ने नया टायर सिस्टम भी लागू होगा और अब गैर सरकारी लोग चाहें तो अपनी पूरी रकम शेयर बाजार यानी इक्विटी में लगा सकते हैं। ये सब सुनने में तो अच्छा है, लेकिन जब जोखिम की बात आती है तो हर कोई कतराता है इससे। इसके अलावा एक पीआरएन नंबर पर कई स्कीम चलाई जा सकती है, यानी निवेशक को ज्यादा विकल्प मिलेंगे, लेकिन साथ में उलझने भी बढ़ेंगी। और हाँ,
जो लोग अटल पेंशन योजना यानी NPS स्लाइड से जुड़े हैं उनके लिए भी नए चार्ज लागू हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को EPRAN किट के लिए 18 रुपए देने होंगे। धीरे धीरे हर सेवा को चार्जेबल बना दिया जा रहा है। अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग की। सरकार अब कह रही है कि हर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को MEITY यानी मीट-वाई से लाइसेंस लेना होगा। यानी गेमिंग इंडस्ट्री पर सरकार की सीधी निगरानी शुरू हो रही है। एक तरफ फ्रीडम की बात होती है, दूसरी तरफ हर चीज को कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। RBI भी 1 अक्टूबर को रेपो रेट का फैसला करेगा। अगर रेट घटा तो EMI सस्ती होगी, वरना महंगाई की मार वैसे भी जारी है। वहीं स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे PPF, SSY, SCSS में भी ब्याज दरें बदलेंगी। यानी आम आदमी की सेविंग्स पर भी सरकार की नजर है। अब बात करें अक्टूबर में बैंकों की छुट्टी की, तो अक्टूबर में बैंकों की छुट्टियों की लाइन लगी है। दशहरा, गांधी जयंती, करवा चौथ, दिवाली। तो अगर कोई बैंक का काम है तो पहले ही निपटा लें, वरना बैंक जाकर ताले देखने पड़ेंगे। और अंत में बात करें अगर डाक विभाग की, तो उसमें स्पीड पोस्ट की सेवा पर चार्जेस में बदलाव किया गया है। जी हाँ, OTP बेस्ड डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग और SMS नोटिफिकेशन जैसी सुविधाएं शुरू हो रही हैं। लेकिन साथ में चार्ज भी बढ़ाया गया है। छात्रों को 10% और नए थोक ग्राहकों को 5% की छूट जरूर दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव वास्तव में सुविधा बढ़ा रहे हैं या धीरे धीरे हर सरकारी सेवा को प्राइवेट मॉडल की तरफ ले जाया जा रहा है। तो ये है वो 15 बड़े बदलाव जो 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। फैसला आपके हाथ में है। इन बदलावों की जानकारी लेकर खुद को तैयार करें या फिर बाद में हाथ को मलते रह जाएं।